नंबर 1 क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का लेके थोड़ा सा विवाद मचा है। क्यों मचा है भाई? इसीलिए मचा है, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, बीजेपी विद अलायंस सत्ता में आ चुकी है, 18वीं लोकसभा का गठन होना है और एक फेस है जिस फेस के लिए प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करना है। तो अभी चर्चा में था कांग्रेस लीडर होने वाले हैं, लेकिन हो चुके हैं बीजेपी कैंडिडेट, उड़ीसा कटक से कंस्टिट्यूंसी के विजेता जिनका नाम है भर्तृहरि मेहताब। जो भर्तृहरि मेहताब है ये लगातार 7वीं बार जीते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बना लिया गया है। तो वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछ देता है, यूपीएससी में थोड़ा डिटेल में जानना है भाई इस प्रोटेम स्पीकर पे क्या क्या स्टेटमेंट सही हो सकती है। पहली स्टेटमेंट है, प्रोटेम स्पीकर एडमिनिस्टर्स ओथ टू द न्यू एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। द ऑफिस ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज परमानेंट, परमानेंट होती है इनकी जो पोस्ट होती है, ऑफिस होता है। द पोस्ट ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो लोकसभा 18वीं लोकसभा का मेडल सेशन है वो जून 24 से जुलाई 3 तक रहेगा और इसमें नेक्स्ट स्पीकर जो है तब तक आपके हाउस जो है वो इलेक्ट होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा था कि भाई कांग्रेस लीडर कोडिकुन्नील सुरेश जो है वो अपॉइंट होंगे, लेकिन हो चुके हैं कौन? बीजेपी कैंडिडेट। तो इस पे विवाद हुआ है, खैर अलग बात है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 94 आर्टिकल वो ये प्रोवाइड करता है, व्हेनेवर द हाउस ऑफ द पीपल इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शेल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द रेजोल्यूशन। तो भाई जब तक कि फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाए तो स्पीकर वैकेट नहीं करता है अपनी सीट को। इन द न्यू लोकसभा द स्पीकर ऑफ द हाउस इज इलेक्टेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्ट होते हैं, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी से। अंटिल हर अपॉइंटमेंट द प्रोटेम स्पीकर इज चूजन टू परफॉर्म सेवरल की फंक्शंस। तो जो जब तक भाई अपॉइंटमेंट नहीं हो जाए तब तक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। प्रोटेम्स बेसिकली मीन्स फॉर द टाइम बीइंग और टेम्पररी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सेकंड में क्या था कि प्रोटेम जो है वो परमानेंट होता है, नहीं ये टेम्पररी ही होते हैं, ये जो वैकेंसी होती है। देयर इज नो मेंशन ऑफ द पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है कि प्रोटेम की जो वैकेंसी है या पोजीशन है उसका कहीं भी भारत संविधान में चर्चा नहीं है, ठीक है, कहीं जिक्र नहीं है। हाउएवर द Official handbook on the workings of the Ministry of Parliamentary Affairs refers to the appointment and swearing in of Speaker pro tem, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वर्किंग्स में चर्चा है लेकिन संविधान में कोई भी चर्चा नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो प्रोटेम का मेन रोल होता है टू एडमिनिस्टर ओथ्स टू द न्यूली इलेक्टेड एमपीज, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 2 स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस हैं इस सीरीज में, 5 लेके चलेंगे, डीप चलेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिलेटेड और एज पर दी भारत का संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। इंटरस्टेट पता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। भारत संविधान में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 3, सेंट्रल, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है? इंटरस्टेट माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन होता है तो वो एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द स्टेट लिस्ट। इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। 3 लिस्ट होती है, यूनियन जिसे हम सेंटर लिस्ट भी कहते हैं, स्टेट लिस्ट कहते हैं, और तीसरा होता है कॉन्करेंट। फोर्थ ऑप्शन इज कॉरपोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। तो कौन सा सही है?
आपका तीनों, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, आपका ये भी। कॉरपोरेशन टैक्स किस में आता है? यूनियन लिस्ट में। आपका स्टेट इंटर स्टेट माइग्रेशन यूनियन लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स यूनियन लिस्ट। आपका सी ऑप्शन इज दी ओनली करेक्ट कि आपका क्वारंटाइन किस में आता है? यूनियन लिस्ट में। अब भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 246 आर्टिकल 246 ये जिक्र करता है 3 लिस्ट का इन द 7th शेड्यूल, जिसमें यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट मौजूद है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कुछ यूनियन और स्टेट दोनों के कॉम्बिनेशन में होते हैं। द प्रेजेंट 7th शेड्यूल्ड एंड यूनियन एट दैट टाइम फेडरल लिस्ट, स्टेट एट दैट टाइम प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी यहाँ से भी पूछ सकता है भाई कि तो जो तीनों लिस्ट है वो कहाँ से इनहेरिट हुई है? इस आर्टिकल, इस एक्ट के तहत 1935 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स, इंटरस्टेट माइग्रेशन, इंटरस्टेट क्वारंटाइन एंड कॉरपोरेशन टैक्स, ऑल दीज आर यूनियन सब्जेक्ट्स अंडर द यूनियन लिस्ट। इसीलिए आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्यूल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी। ड्यूल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है? ड्यूल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी जैसे कि एक ही कंस्टिट्यूएंसी से 2 मेंबर्स को चुनना। पहला स्टेटमेंट, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1952। It was introduced to reserve seats for SC, scheduled caste and scheduled tribe population. The system was discarded after the 6th general elections. तो भैया कौन सी स्टेटमेंट सही है इसका पता लगाते हैं। डिलिमिटेशन क्या होता है? जब पॉपुलेशन में चेंज आता है किसी कंस्टिट्यूएंसी में, उसके अनुसार उस कंस्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करना ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके और कोई भी पार्टी उसका फ़ायदा ना उठा सके कंस्टिट्यूएंसी का। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन कम है ना, तो इसमें सीट्स भी चेंज हो सकती है। पॉपुलेशन कम है एरिया में, नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी उसका फ़ायदा उठा ली जाएगी। चलिए, ड्यूल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी? बाय डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1952। इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। It was introduced to reserve seats with sizable SC and ST population, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। Seats with more than half of the population belonging to SC or ST were single member constituency. However, after the first 2 Lok Sabha election in 1952 and 1957, the system was discarded through the 2-member constituency abolition act 1961. इसलिए स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट 3 क्या कहता है? ये छठा 6 जनरल इलेक्शंस के बाद डिस्कार्ड हुई है, ऐसा नहीं है। ये 2 लोकसभा इलेक्शंस के बाद ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है। ड्यूल मेंबरशिप को हमेशा से क्रिटिसिज्म मिला है। आफ्टर दीज 2 इलेक्शंस सच कंस्टिट्यूएंसीज सॉ विनर्स फ्रॉम द सेम ग्रुप ईदर SC और ST एंड डिड नॉट इलेक्ट अ जनरल कैंडिडेट। तो भैया जनरल कैंडिडेट को इसका बहुत बड़ा क्षति पहुंची थी, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू दी ऑर्डिनेंसेस, जो ऑर्डिनेंस होते हैं उसके संदर्भ में बताना है ये 2 स्टेटमेंट में से कौन सी सही है, या फिर दोनों सही है या गलत है। आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार ये डिफाइन करता है, फॉर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट का रिसेस है या वर्किंग में नहीं है, रनिंग में नहीं है, तो भाई राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं। वंस एन ऑर्डिनेंस इज पास्ड द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट डिसअप्रूव इट। अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर हम पहली स्टेटमेंट के ऊपर जाएं तो भाई वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? इफ़ इट एनी टाइम, पहला तो अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब आर्टिकल 143 नहीं है, वो आपका कौन सा आर्टिकल है? 123। तो पहली बात तो अनुच्छेद गलत था। कुछ मेजर ऐसी चीज़ें जो होती हैं भारतीय संविधान में,
संविधान के अनुसार आपको अनुच्छेद थोड़े से याद रखने होंगे, जैसे 246 आर्टिकल जो 7 शेड्यूल की 3 लिस्ट का जिक्र करता है, आर्टिकल 123 जो ऑर्डिनेंस का जिक्र करता है। तो ऐसे कुछ अनुच्छेद आपको हमेशा से याद रखने हैं यूपीएससी के कंटेक्स्ट में भी, ठीक है। अब अगर किसी भी टाइम पे एक्सेप्ट व्हेन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर इन सेशन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड द सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इमीडिएट एक्शन लेना है, तो ही में प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस, वो ऑर्डिनेंसेस जो है वो पास कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल 123 कहता है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस जो है it shall have the same force and effect as an act of the parliament, but the government is required to bring an ordinance before the parliament for ratification, and failure to do so will lead to its lapsing at the expiration of 6 weeks from the reassemble of the parliament, ठीक है। तो भाई आपको जो है ये पास करवा लेना है 6 weeks from the reassemble of the parliament. Ordinance may lapse earlier if the president withdraws it or if both houses pass resolution disapprove it. अगर ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स भी हो सकता है, पहले भी लैप्स हो सकता है अगर राष्ट्रपति खुद ही विड्रॉ कर ले या फिर दोनों हाउस पास कर दे, डिसअप्रूव कर दे। रिजेक्शन ऑफ एन ऑर्डिनेंस वुड हाउएवर इम्प्लाई द गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी। अगर जैसे ही दोनों हाउस इसको डिसअप्रूव करेंगे तो भाई ये समझ लिया जाएगा कि सरकार ने अपनी मेजॉरिटी लॉस्ट कर दी है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, हेंस दोनों ही गलत है। तो नीदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, 5th क्वेश्चन है, हाउ मेनी डीलिमिटेशन commissions have been constituted by the government of India till December 2023। इस बार यूपीएससी के 2024 का प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डीलिमिटेशन क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन। तो भाई डीलिमिटेशन यानी कि जो लिमिट दे रखी थी उसको डीलिमिट करना, उसको रीड्रॉ करना लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की सीट्स को, जिससे कि पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस आया उसकी वजह से इसको रीड्रॉ करना है ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट इज टू इनैक्ट अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। पार्लियामेंट कर सकता है, उसे पावर है वो डीलिमिटेशन एक्ट को हर सेंसस के बाद इनेक्ट कर सकता है। वंस द एक्ट इज इन फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप द डीलिमिटेशन कमीशन। अगर ये फोर्स में आ जाए तो यूनियन गवर्नमेंट को डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करना होगा, जिसका मेन उद्देश्य होगा टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। Delimitation is carried out by an independent delimitation commission which is appointed by the government of India under provisions of the Delimitation Commission Act। ठीक है, तो जो डिलिमिटेशन है वो कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक हायर बॉडी है जो जिसे अपॉइंट करती है केंद्र सरकार अंडर द प्रोविज़न ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करने वाला कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, which works in collaboration with the Election Commission of India। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। It is composed of the following: a retired Supreme Court judge, the Chief Election Commissioner of India and respective state election commissioners। ठीक है, इनके अंदर ये तीनों का जो है सम्मेलन है, तीनों ही समाहित हैं। Delimitation Commission is to work without any executive influence। The Constitution mandates the Commission's order are final and cannot be questioned before any court as it would hold up an election indefinitely। ठीक है, तो भाई जो ऑर्डर दे दिया गया है, जो निर्णय है वो फाइनल है, किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। इस कमीशन को, ये जो कमीशन होती है विच इज़ सपोज टू डिटरमाइन द नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज इन अ वे दैट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स so far as the practicable is the same। तो कमीशन का सबसे बड़ा रोल होता है कि कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को तय करना,
नंबर को तय करना, कितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, इस तरीके से करना कि जो भी सीट्स की पॉपुलेशन है वो इक्वल ही रिप्रेजेंटेशन हो. दिस कमीशन इज ऑल्सो टास्क्ड विद आइडेंटिफाइंग सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. In the history of the Indian Republic, delimitation commissions have been set up 4 times: 1952, 1963, 1973 and 2002 under the acts of 1952, 1962, 1972 and 2002. Hence option D is also correct. ठीक है, अभी ये चर्चा में इसीलिए भी है, जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर है वो बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन की. जो निकोबार है उसमें वो बात कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार में. देखते हैं क्या निर्णय होता है. विद दिस आई एम कंक्लूडिंग पॉलिटी सेशन हेयर ओनली. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. विल टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.